हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज सर्जन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समीक्षा सीरीज हम यहां पर अपनी जीएस के लिए कर रहे हैं पॉलिटी से। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राज्य के नीति निदेशक तत्व। हमने संविधान प्रस्तावना से शुरू करके संविधान के भागों को देखा और भाग एक तीन और एक दो और तीन तीनों को हम विस्तार से कर चुके हैं। पिछली क्लास हमारी मौलिक अधिकार से हुई थी और आज की हमारी क्लास होने वाली है राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है ये हम देखेंगे, और थ्योरी और एमसीक्यू। ठीक है, पहले इसकी थ्योरी देखेंगे और उसके बाद काफ़ी सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि नए पुराने सभी तरह के प्रश्न यहाँ पर शामिल होंगे, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आरओ, एआरओ और पीसीएस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी में राज्य के नीति निदेशक तत्वों से अक्सर जो है सवाल पूछ लिया जाता है। तो शुरू करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों से ही आगे बढ़ते हुए। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं क्या। देखिए, जब संविधान सभा अपना संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, तो जो संवैधानिक सलाहकार थे बीएन राव, हमने पढ़ा पिछली क्लासेस में कि बीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे जो संविधान सभा में नियुक्त हुए थे संवैधानिक सलाहकार के रूप में। बीएन राव, ठीक है, इन महोदय ने यह सिफारिश की थी कि हम भारतीय संविधान में दो तरह के मौलिक अधिकारों को शामिल करें। पहला, जो वर्तमान में संविधान में मौजूद है उनकी सिफारिश की थी, दो तरह के मौलिक अधिकारों की सिफारिश इन्होंने की थी। और दूसरा, जो आज राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में संविधान में व्यवस्थित किए गए हैं, उनको इन्होंने मौलिक अधिकार 2 के रूप में शामिल करने की सिफारिश की थी। देखिए, मौलिक अधिकार जो मौजूद है वर्तमान में, वो तो नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में मिल गए, और दूसरा वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी हैं। ठीक है, और उनकी प्रकृति क्या है? उनकी प्रकृति नकारात्मक है, अर्थात वे राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं। नकारात्मक प्रकृति के मौलिक अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स ना, फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट, और इन्होंने फंडामेंटल राइट्स 2 के नाम से सिफारिश की थी, जो कि सकारात्मक होंगे। लेकिन संविधान सभा के लोगों ने यह विचार किया, क्योंकि सकारात्मक अधिकार जो है, जो आज डीपीएसबी के रूप में मौजूद हैं, ये फिर राज्य के ऊपर जो है बहुत कार्यभार बढ़ा देते उस टाइम, क्योंकि देश हमारा आज़ाद हुआ था, संसाधनों का अभाव था और व्यवस्था भी इतनी बेहतर नहीं थी। तो इसीलिए इनको मौलिक अधिकार 2 के रूप में शामिल ना करके राज्य के लिए नीति निदेशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया। तो इन्हीं का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं डीपीएसपी का। ये है क्या, इनकी परिभाषा क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में ये शामिल है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो राज्य के लिए, अर्थात जो सरकार है या व्यवस्था है, उसके लिए क्या है, एक निर्देश की भांति है कि राज्य जब भी अपने नागरिकों के लिए, जनता के लिए कोई भी विधि या कानून या अधिनियम बनाएगा तो इन निर्देशों को ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो ये विधि बनाने में निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ठीक है, भाग 4 के अधीन 36 से 51 तक किया गया है। मौलिक अधिकार का हमने देखा, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णन किया गया था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब स्रोत की बात करते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में समाहित किए गए हैं। और बात रही आयरलैंड के संविधान की, तो आयरलैंड के संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो कि डीपीएसपी या राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। तो इसी रूप में, उसी क्रम में भारत ने भी इनको शामिल कर लिया है। लेकिन आयरलैंड के भी ये जो है मूल रूप से आयरलैंड के खुद के नहीं है। आयरलैंड ने भी स्पेन के संविधान से, जो स्पेन का संविधान से, वहां से इस प्रावधान को, या फिर हम कह सकते हैं ये सिद्धांत जो है
स्पेन से इसने अर्जित किए हैं। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। ये भारत की सरकार के अधिनियम 1935 के अनुदेश प्रपत्र। ठीक है, आजादी से पहले जो भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में चल रहा था, 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसमें एक प्रावधान ये था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रावधान था। यानी कि जो भी रूल रेगुलेशंस बनेंगे वो इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए बनेंगे। तो 1935 के बाद की ये जो पूरी प्रक्रिया थी, तो ये उसी के आगे रूप है। भारतीय संविधान सभा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही डीपीएसपी के रूप में ही शामिल कर लिया गया है। तो कुछ प्रावधान वहां से भी लिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं परिभाषा की, कि हम नीति निर्देशक तत्वों को किस रूप में परिभाषित करते हैं, क्या या किस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया जा सकता है। तो संविधान निर्माता द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं। क्योंकि सकारात्मक इनको इस अर्थ में कहा जा रहा है क्योंकि ये राज्य को नीति निर्माण में कुछ करने का निर्देश देते हैं, किसी काम से रोकने का निर्देश नहीं देते। जैसे मौलिक अधिकारों में क्या क्या कहा गया था कि राज्य उपाधियां नहीं देगा, भेदभाव नहीं करेगा, या लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। इस तरह से जो निर्देश थे, या अस्पृश्यता का उन्मूलन करेगा, इस तरीके से जो मौलिक अधिकार नकारात्मक निर्देश थे, यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या हो जाते हैं, ये एक सकारात्मक निर्देश के रूप में वर्क करते हैं और जिनका पालन नीति निर्माण में किया जाना जरूरी है। ठीक है, संविधान निर्माता द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिए गए वे निर्देश हैं। राज्य अर्थात राज्य से हम क्या समझते हैं, ठीक है, राज्य एक निश्चित भूभाग हो। राज्य की देश के रूप में जब हम परिभाषा करते हैं तो क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं राज्य क्या है। राज्य देखिए, एक तो राज्य वो होता है, जैसे भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है, एक भूभाग या एक क्षेत्र, राज्य तो एक वो होता है। लेकिन राज्य की संकल्पना क्या है, राज्य की संकल्पना एक भूभाग हो, ठीक है, उस भूभाग में क्या हो, जनसंख्या निवास करती हो। राज्य को हम परिभाषित कर रहे हैं, एक निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या वहां पर रहती हो। तीसरी चीज इसमें क्या आती है, वहां पर सरकार हो, ठीक है, और चौथी चीज इसमें आती है, सरकार कैसी हो, संप्रभु हो, अर्थात सरकार निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, उसके बाह्य और आंतरिक निर्णय उसके खुद के हों, किसी विदेशी या दूसरे राज्य का उस पर कोई दखल ना हो। तो यह राज्य की एक संकल्पना होती है। राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक निश्चित भूभाग आता है, जनसंख्या वहां पर रहती हो, सरकार वहां पर संचालित हो रही हो, और सरकार कैसी हो, संप्रभु हो। तो राज्य के कितने अंग हैं, राज्य के 4 अंग हैं। यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है। ठीक है, वापस आते हैं अपने, सकारात्मक निर्देश हैं जिनका पालन नीति निर्माण में किया जाना जरूरी है। राज्य जो भी नीतियों का निर्माण करेगा वो इन सकारात्मक निर्देशों का ध्यान रखेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों लाए गए। देखिए, भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, इन सब के लिए क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लाए गए। ये उनके उद्देश्य हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, अर्थात सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी क्या हो, समानता का एक भाव हो, किसी के साथ अन्याय ना हो रहा हो, न्याय की भावना हो। तीसरा हमारा उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का, कानून बनाते समय डीपीएसपीज को ध्यान में रखा जाए। ये तो हमने पढ़ ही चुका है कि कानून बनाने में जो सकारात्मक निर्देश राज्य को दिए गए हैं वो क्या है, डीपीएसपी है। ठीक है, ये रहा उद्देश्य। अब बात करते हैं कल्याणकारी राज्य क्या है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य क्या है। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें सरकार जनता के सभी वर्गों और विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण का कार्य करती है। अर्थात भारत में या किसी भी राज्य में जो नागरिक हैं
या उसकी जनता है, जो प्रजा है, उसमें एक तो सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए और दूसरा विशेषकर वंचित वर्गों का, उनका कल्याण किया जाए, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएं, नियम नीति कानून बनाए जाएं। नेक्स्ट है प्रकृति कैसी है, तो हमने देख ही लिया है नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, यहाँ पर सकारात्मक है। ये राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश है, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब बात आती है इनकी प्रवर्तनीयता की। जैसे मौलिक अधिकार के बारे में हमने पढ़ा था कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इनको इनके उल्लंघन होने पर सीधे न्यायालय जाकर जो है अपील की जा सकती है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के मामले में, डीपीएसपीस के मामले में न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, अर्थात ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, नॉट इनफोर्सेबल। या इनको अवाद योग्य भी कहा जा सकता है, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मूल अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ठीक है, आत्मा एवं दर्शन है। जैसे मौलिक अधिकारों को भी और खासकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। उसी के साथ मूल अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों को भी मिलाकर संविधान की आत्मा और दर्शन कहा जा सकता है। हालांकि संविधान की प्रस्तावना में हमने सारे दर्शनों को देखा था, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। ठीक है, अब बात करते हैं बीएन राव। बीएन राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे, मैंने यहीं से बात शुरू की थी। मौलिक अधिकार की सिफारिश की थी, दो तरह के मौलिक अधिकार की इन्होंने सिफारिश की थी। पहला जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है फंडामेंटल राइट्स के रूप में, और दूसरा जो आज डीपीएसपी के रूप में मौजूद हैं, इनको भी बीएन राव साहब ने क्या कहा था, इनको भी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जाए। अब निदेशक तत्वों से संबंधित कुछ कथन हैं जो विशेषज्ञों ने या संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने निदेशक तत्वों को किस रूप में संबोधित किया है ना, और किस परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार संबोधित किया है वो देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन निदेशक तत्वों को अनोखी विशेषता कहा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, इन निदेशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, या अनोखी विशेषता वाला बताया है। आगे बात कर लेते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन की। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व और अधिकारों को, ठीक है, निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किसने निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है, ऑप्शन दिया होगा वहां पर, ग्रेनविल ऑस्टिन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कैसी वियर एंड फोर्थ पे कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार क्या है, निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। तीसरा हम बात कर लेते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट कथन यहाँ पर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की भांति हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्रोफेसर केटी शाह का, जो संविधान सभा के सदस्य थे, है ना, प्रोफेसर केटी शाह, ये इनका कथन है। ये संविधान सभा के मेंबर थे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब थोड़ा सा ये सोच लेते हैं कि इन्होंने ऐसा चेक क्यों कहा है डीपीएसपीस को कि ये बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है इनका भुगतान। तो ये इन्होंने परिवर्तनीयता के मामले पर कहा है, क्योंकि डीपीएसपीस को राज्य द्वारा या संविधान द्वारा परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है, अपरिवर्तनीय है। तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, बैंक की इच्छा पर इनका भुगतान निर्भर करता है, एक ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, अर्थात इन्होंने इस रूप में इसकी आलोचना की है, डीपीएसपीस की इस कथन के माध्यम से इन्होंने आलोचना की है। नेक्स्ट, अपरिवर्तनीयता के विषय पर
टी कृष्णामाचारी ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सच्चा कूड़ादान कहा है। क्या कहा है? सच्चा कूड़ादान कहा है। देखिए कूड़ेदान में क्या होता है, कोई भी चीज अगर होती है, कोई भी चीज अगर होती है कूड़ेदान में, तो वो क्या होती है, फिलहाल के लिए उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, व्यर्थ होती है। तो इसी रूप में टी कृष्णामाचारी ने अपरिवर्तनीयता के रूप में इसको क्या कहा है, सच्चा कूड़ादान कहा है, ठीक है, अपरिवर्तनीयता के विषय पे। संविधान के जीवनदायी प्रावधान किसने कहा है? फोर्थ ये था, संविधान के जीवनदायी प्रावधान एल.एम. सिंघवी ने कहा है, ठीक है, एल.एम. सिंघवी ने। ये भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है, जीवनदायी प्रावधान। लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है केसी वियर ने, ठीक है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने इन्हें कहा था ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। अब आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किसे कहा है? पोस्ट डेटेड चेक, पवित्र इच्छाएं। अगला संबोधन है पवित्र इच्छाएं। पवित्र इच्छाएं किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों द्वारा नीति निदेशक तत्वों को संबोधित किया गया है या फिर इनको अलग अलग रूप में व्यक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं संवैधानिक प्रावधान की, ठीक है। हमने देख ही लिया है भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक इनका प्रावधान है, ठीक है। अब पहला बात कर लेते हैं आर्टिकल 36 की। अनुच्छेद 36 में क्या है? देखिए जिस तरह से हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा था, अनुच्छेद 12 से 35 तक ये हैं, और अनुच्छेद 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा थी कि राज्य क्या होगा। ये बार बार जो राज्य 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 की मतलब ये शब्द आता है, मौलिक अधिकार में भी आता है और ये यहाँ पर नीति निदेशक तत्वों में भी आएगा। तो आखिर ये राज्य है क्या? तो हमने देखा था राज्य क्या है, जो केंद्रीय विधानमंडल और उससे संबंधित जितने भी अधिकारी कर्मचारी होंगे, राज्य विधानमंडल और पंचायती राज, है ना, यानी कि सरकारी तंत्र का प्रत्येक व्यक्ति क्या था, राज्य का अंग था। तो इसी तरह से आर्टिकल 36 में यह लिखा है कि भाग 4 में निहित राज्य की वही परिभाषा होगी जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में निहित है, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी होने वाली है जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 37 या 37। इसमें क्या मामला है? राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य के शासन में मूलभूत हैं लेकिन यह अपरिवर्तनीय है, ठीक है। ये राज्य के शासन में, राज्य के संचालन में, कार्य संचालन में, हर प्रणाली में ये महत्वपूर्ण तो है और मूलभूत भी है, क्योंकि राज्य किसी भी नियम कानून को बनाने में इनका ध्यान रखेगा, है ना, इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है नियम कानून के निर्माण में। लेकिन ये अपरिवर्तनीय है। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, ये अपरिवर्तनीय अर्थात न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं कराए जा सकते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि नीति निदेशक तत्वों के बारे में अपरिवर्तनीयता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यहाँ पे उत्तर होने वाला है 37। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 38 की। 38 में क्या है? पहला राज्य की परिभाषा हो गई, पहला अर्थात जो 36वां है इसमें नीति निदेशक तत्वों में। 37वें में परिवर्तनीयता का मामला हो गया है। 38 में क्या है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा ना, लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, है ना, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो लोक कल्याणकारी हो, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य को सीधा सीधा यहाँ पर अनुदेश दे दिया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो लोक कल्याणकारी हो। अब 38 में, इस 38 में दो भाग हैं, 38 पार्ट 1। 38(1) में क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना है, ठीक है। पहली बात यह कही गई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण जो है व्यवस्था राज्य बनाएगा, ठीक है। जो मेन अनुदेश है वो तो यह है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा?
सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लेकिन 38 का जो पार्ट 1 है, 38 क्लोज 1 या 38 की धारा 1 इसको कह सकते हैं, उसमें यह है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण जो है व्यवस्था बनाएगा। नेक्स्ट है 38(2), जो अनुच्छेद 38 की धारा 2 है, उसमें क्या है, उसमें है आय की असमानता, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को कम करेगा। ठीक है, पहला तो है कि राज्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था बनाएगा। दूसरा है आय की असमानता को कम करेगा, आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधा की, अवसर की, इसकी जो असमानता है उसको कम करेगा। और ये प्रावधान 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में शामिल किया गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आप बताइए कि जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार के रूप में हमने देखा था प्रारंभ में, मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार था, उसको किस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार की श्रेणी से उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 39 की। ठीक है, आर्टिकल 39 जो है डीपीएसपी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत 6 प्रावधान दिए गए हैं, 6 अनुदेश राज्य को दिए गए हैं। वो क्या क्या है, 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। आइए, पहला है राज्य द्वारा अनुसार नीति सिद्धांत। ठीक है, ये होंगे। इसमें पहला है 39A के नाम से, 39 क्लोज ए, क्लोज ए के नाम से है, स्त्रियों एवं पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, उपलब्ध करवाना। दूसरा है 39B। 39B में क्या आ जाता है, 39B में है देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना। जो भी देश के जो सार्वजनिक संसाधन होंगे, जो राज्य के अधीन होंगे, उनका क्या होगा, जनहित में प्रयोग किया जाएगा। तीसरा यहाँ पे आ जाता है 39C। ठीक है, 39C की अगर हम बात करें तो इसमें यह निर्देश दिया गया है कि आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, जो धन का संकेंद्रण है, अर्थात कुछ व्यक्तियों के हाथों में जो धन है, अर्थात धन का संकेंद्रण है, उसका विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, संकेंद्रण को रोकना और विकेंद्रीकरण करना। फोर्थ यहाँ पर है 39D, काफी महत्वपूर्ण है, स्त्री एवं पुरुषों दोनों के लिए समान कार्यों के लिए समान वेतन। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन का जो निर्धारण का प्रावधान है वो डीपीएसपी के किस आर्टिकल से आता है, तो आर्टिकल 39 में ये निहित है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि 39 के भी किस क्लॉज में है, तो 39 क्लॉज डी। ठीक है, 39 क्लॉज डी में ये समाहित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 39E की। 39E में क्या है, हमारा नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, नागरिकों के स्वास्थ्य की राज्य रक्षा करेगा, है ना। तो सरकारी अस्पताल के रूप में हम इस प्रावधान को देख सकते हैं, सरकारी अस्पताल के रूप में। नेक्स्ट है 39F, बच्चों, किशोरों एवं युवाओं को शोषण से बचाना। ठीक है, बच्चों, किशोरों और युवाओं को राज्य शोषण से बचाएगा। ये राज्य को एक दिया गया सकारात्मक निर्देश है। यह अनुच्छेद जो था मूल संविधान में मौजूद नहीं था, इसको 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में शामिल किया गया है। ठीक है, जो हमारा F वाला प्रावधान ये है यहाँ पर 39F, इसको 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न आ जाते हैं ऐसे भी कि निम्नलिखित में से किस प्रावधान को या डीपीएसपी के किस अनुच्छेद को संविधान लागू होने के बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, या संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। प्रश्न की भाषा कुछ भी हो सकती है, लेकिन मीनिंग वही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 39A की। ठीक है, वो अभी पीछे जो हमने पढ़े हैं वो 39 के ही, अनुच्छेद 39 में ही उसी के क्लोज 1, क्लोज A, B, C, D थे। लेकिन ये 39A ये अलग से एक अनुच्छेद है। ठीक है, 39A 39 और 40 के बीच में है, अलग से एक अनुच्छेद है। इसमें क्या है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निशुल्क कानूनी सलाह उपलब्ध करवाना। ठीक है, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, इसको इस रूप में भी पढ़ा जा सकता है, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। ये कहाँ से आता है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको शामिल किया गया। एक चीज और जानना आवश्यक है, संविधान में जितने भी इस तरह के अनुच्छेद हैं, जैसे अलग से A, B, जैसे हमने जब संविधान के भाग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था पार्ट 9A, पार्ट 9B,
है ना। तो इसका मतलब है कि ये मूल संविधान में मौजूद नहीं थे, इनको बाद में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 40। अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण करना। ठीक है, जो आज ग्राम पंचायत के रूप में है या पंचायती राज व्यवस्था है, उसका डीपीएस में भी प्रावधान दिया गया है, पंचायत का गठन और सशक्तिकरण करना। हालांकि ये संविधान में अलग से एक भाग में इसको इसके प्रावधानों को विस्तार से वर्णित किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी एक अनुदेश दिया गया है राज्य को कि पंचायतों का गठन करेगा और उनको सशक्त बनाएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 41। 41 में है हमारा काम पाने का अधिकार। ठीक है, काम के अधिकार का जो प्रावधान या जो बात निकल कर आती है वो आर्टिकल 41 से आती है। तथा कुछ दशाओं में मुख्यतः बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था तथा विकलांगता में सहायता प्रदान करना। ठीक है, आर्टिकल 41 के तहत ये निकल कर आता है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, ये सब कहाँ से आते हैं, ये इसी अनुच्छेद से इनका निर्देश राज्य को मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 42। कार्य करने की मानवोचित एवं न्याय संगत दशाएं एवं महिलाओं को प्रसूति संबंधी सहायता का प्रावधान है। ठीक है, तो जो कार्य करने की मानवोचित दशाएं राज्य उत्पन्न करेगा, ऐसा नहीं हो कि मजदूर जहां काम कर रहे हैं उनकी जान को ही खतरा हो, है ना। तो कार्य करने की कैसी दशाएं उत्पन्न करेगा, मानवोचित और न्याय संगत। ठीक है, दशाएं एवं महिलाओं को प्रसूति संबंधी प्रावधान। मातृत्व अवकाश का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो अनुच्छेद 42 से ही निकल कर आता है। नेक्स्ट है हमारा 43, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास। ठीक है, निर्वाह मजदूरी का यहाँ पे अनुदेश है। उसके बाद आर्टिकल 43A है, इसको 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1976 में, ये भी मूल संविधान में नहीं था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की या श्रमिकों की, मजदूरों की भागीदारी, उससे संबंधित जो अनुदेश है वो 43A में है। नेक्स्ट है हमारा 43B। 43B, इसमें क्या है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा, ये सबसे बाद में जोड़ा गया नीति निदेशक तत्व है 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2011 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे हमने देखा था आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज डी को भी इसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था 97 द्वारा, क्योंकि वहां पर भी क्या है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार वहां मौलिक अधिकार के रूप में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में राज्य को अनुदेश है कि जो भी सहकारी समितियां हैं उनको राज्य बढ़ावा दे। नेक्स्ट आर्टिकल 44। ठीक है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये यहाँ पर क्या करता है, एक समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट है 45। ठीक है, इसका 44 का ये है कि नागरिकों के लिए, देश में जितने भी नागरिक हैं चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या हो, एक समान नागरिक जो है संहिता हो, अर्थात उनके विवाह, उत्तराधिकार, इससे संबंधित जो प्रावधान हो वो सभी के लिए कॉमन हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 45 की। 45 में है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और बचपन की देखभाल के लिए राज्य व्यवस्था करेगा। ठीक है, मूल संविधान में 14 वर्ष था, मूल संविधान में जो ये आज 6 वर्ष कर दिया गया है ये 14 वर्ष का था, इसे 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में 6 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 46 की। तो अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ठीक है, राज्य SC, STs एंड अदर जो बैकवर्ड जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए क्या करेगा, उनकी शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था बनाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 47। ये क्या है, लोगों के पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करेगा। ठीक है, तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार व मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना। ठीक है, तो शराबबंदी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे बिहार में और गुजरात में हमने देखा शराब पर पूर्णतः रोक लगी हुई है ऑफिशियली, है ना, लेकिन और ये आता कहाँ से है,
ये निर्देश राज्य को आर्टिकल 47 से मिला हुआ है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन का संगठन करेगा तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध किया जाएगा। ठीक है, उनके वध का, दुधारू पशुओं के वध का निषेध होगा। ये हमारा आर्टिकल 48 से ये प्रावधान हमें मिलता है। ठीक है, तो गोवध निषेध जो है वो भी इसी आर्टिकल से आता है, गोवध निषेध। ठीक है, काफी चर्चा में रहता है गोवध निषेध, ये भी हमारा आर्टिकल 48 से ही आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A। ठीक है, ये 48 से स्वतंत्र आर्टिकल है, आर्टिकल 48A। इसको भी 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। पर्यावरण की सुरक्षा, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण का संवर्धन तथा संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट है आर्टिकल 49। इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, है ना, और राष्ट्रीय महत्व की जो भी वस्तुएं हैं, उन सभी का संरक्षण राज्य को करना जरूरी होगा। ये राज्य के लिए क्या है, निर्देश है। अगला है हमारा अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, जो सरकार के 3 अंग होते हैं, हमने देखा था लोकतंत्र में, कार्यपालिका, विधायिका, तीसरा क्या था, न्यायपालिका। तो यहाँ पर भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, वहां पर तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में थोड़ा क्या है, समन्वय है, क्योंकि विधायिका के सदस्य ही यहाँ पर कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। लेकिन कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या है, बिल्कुल पृथक्करण है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 50 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 में ये प्रावधान है। अर्थात जो प्रशासन हो या पुलिस हो, वो जो न्यायपालिका है, जो न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, उनसे क्या होगा, बिल्कुल स्वतंत्र होगा उनका। नेक्स्ट है आर्टिकल 51 एंड लास्ट आर्टिकल डीपीएसपी में यही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये क्या है, राज्य का एक कर्तव्य है, राज्य के लिए कर्तव्य है। ठीक है, राज्य को सकारात्मक अनुदेश है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाद में जोड़े गए निदेशक तत्व। हमने साथ ही देख लिया है, लेकिन बाद में जोड़े गए निदेशक तत्वों को अलग से अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। देखिए, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए हैं 39A, 43A, 48A और 39F। ठीक है, 39A में क्या था, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, 43A में क्या था, 43A में उद्योगों से संबंधित था। ठीक है, श्रमिकों से संबंधित था। 43A किससे संबंधित था, उद्योगों से, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 48A किससे संबंधित है, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है और वन्य जीवों से संबंधित है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे इसको किस रूप में अप्लाई भी किया है राज्य ने। जो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और दूसरा है वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम। ठीक है, ये 1972 का है। तो इसी प्रावधान को राज्य ने यहाँ पर अप्लाई किया है। चौथा हमने देखा 39F, जो कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। 39F में क्या था, बच्चों किशोरों, 39F में था ठीक है, बच्चों किशोरों एवं युवाओं को शोषण से बचाना। ठीक है, इसको भी यहाँ पर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर कितने हो गए हैं, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 4 जो ऐसे डीपीएसपी जोड़े गए हैं। दूसरा आता है हमारा 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, इसके द्वारा 38(2) जोड़ा गया है। ठीक है, 38(2) में क्या है कि राज्य, 38(2) में क्या था, ये रहा, आय की असमानता, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को कम करेगा। ठीक है, 38 में ही जहां पर ये लिखा हुआ था राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और उसी के 38 के पार्ट 1 में था कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था बनाएगा। ऐसे ही 38(2) में क्या था, आय की असमानता को कम करेगा, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को राज्य कम करेगा। तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया है, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में इसको जोड़ा गया है। तो अब तक हमने कितने देख लिए हैं, 5 देख लिए हैं। 4 तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, एक 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में, और तीसरा है 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2011 में इसको शामिल किया गया था। ये क्या है, 43B, और इसमें क्या था, सहकारी समितियों को राज्य बढ़ावा देगा। ठीक है, और ये सबसे नवीनतम जोड़ा गया निदेशक तत्व भी है। ठीक है, सबसे लास्ट में 2011 में हमने देखा, इसी को शामिल किया गया है। तो इस तरह से 6 निदेशक तत्व जो है संविधान में, मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं निदेशक तत्वों के वर्गीकरण की। ठीक है, निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, किस किस प्रकार हम निदेशक तत्वों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह का वर्गीकरण हम देखेंगे। वर्गीकरण, फर्स्ट यहाँ पर है गांधीवादी, दूसरा है हमारे पास समाजवादी, समाजवादी, एंड तीसरा है बौद्धिक, उदार बौद्धिक। ठीक है, इनको पश्चिमी विचारधारा वाले निदेशक तत्व भी कह देते हैं, पश्चिमी विचारधारा। देखिए गांधीवादी में क्या होगा, जैसे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की काफी गांधी जी बात करते थे। उन्होंने अपने जो आंदोलन थे जो उनके, उसमें क्या था, जैसे चरखा, चरखा यानी कि खादी, खादी और कुटीर उद्योग पर उन्होंने काफी बढ़ावा देने की बात कही थी। तो वो क्या हो जाएगा, वो गांधीवादी निर्देश हो जाएगा। दूसरा, ऐसे ही उन्होंने ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देने की बात कही थी। गांधी जी कहते थे कि जो भारत का दिल है वो गाँव में बसता है। ठीक है, तो इस आधार पर पंचायतों का गठन वाला जो आर्टिकल है वो भी गांधीवादी हो जाएगा। ऐसे ही गांधी जी गोवध का जो निषेध है, गोवध के लिए भी काफी बात, रोकने के लिए काफी बात करते थे। तो गोवध का निषेध जो है वो भी यहाँ पर गांधीवादी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही समाजवादी में कौन सा हो सकता है, जहाँ पे आय की असमानता को कम करने की बात हो रही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात हो रही है, वो कौन सा हो जाएगा, हमारा समाजवादी हो जाएगा। ऐसे ही एक क्या था, आर्टिकल 44 में हमने देखा था समान नागरिक संहिता, वो भी क्या हो सकता है, यहाँ पे समाजवादी हो सकता है। ठीक है, और एक आर्टिकल है पशुपालन, पशुपालन का संगठन। ठीक है, तो और कृषि, कृषि को बढ़ावा, वो भी यहाँ पर गांधीवादी हो सकता है ना। अब बात करते हैं उदार बौद्धिक की। ठीक है, तो उदार बौद्धिक में क्या क्या आ सकता है, आर्टिकल 44 यहाँ पर भी आ सकता है। कुछ आर्टिकल या कुछ निर्देश ऐसे भी हो सकते हैं जो गांधीवादी भी हो, समाजवादी भी हो, या जो गांधीवादी हो सकता है वो उदार बौद्धिक भी हो सकता है, या जो समाजवादी हो सकता है वो उदार बौद्धिक भी हो सकता है। तो इस तरह से 3 तरह का ये वर्गीकरण है। अब पहला देख लेते हैं यहाँ पर समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत है क्या, ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ठीक है, ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। यह लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है, जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना का ये मार्ग जो है मजबूत बनाते हैं।
कौन से सिद्धांत ऐसे हो सकते हैं? समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 39A, आर्टिकल 41 भी यही है, 42 भी एक समाजवादी तरह का है, और 43 भी और 47 भी। ठीक है, जैसे उद्योगों में श्रमिकों की जो है भागीदारी उद्योगों के प्रबंधन में, है ना। और 39A में क्या था? समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, वो भी इसमें आ जाएगा। 38 में क्या था? राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा। 39 में क्या था? 39 के हमने 4 पार्ट देखे थे, है ना, सब में अलग अलग था, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही 41, 42 और 43, 47 ये सभी किस तरह के हैं? समाजवादी। नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत जो गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित हैं, उनको क्या कहते हैं? गांधीवादी सिद्धांत या गांधीवादी निर्देशक तत्व उनको कहा जाता है। यह सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजना का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निदेशक तत्वों में शामिल कर लिया गया है, जैसे आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। आर्टिकल 43 में क्या है? कुटीर उद्योगों का विकास। ठीक है, 43 में क्या था? 43 में कुटीर उद्योगों का श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का विकास। तो गांधीवादी विचारधारा के रूप में ये कैसे आता है? चरखा, खादी, ठीक है, खादी वाला, खादी वस्त्रों का उपयोग, ये आता है गांधीवादी सिद्धांत के भीतर। ऐसे ही 43B में क्या है? सहकारी समिति। ठीक है, सहकारी समिति, ये भी गांधीवादी में आ जाएगा। सहकारी समिति को बढ़ावा, सहकारी समिति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 46 है। आर्टिकल 46 में क्या था? 46 एंड 47, ठीक है, पोषाहार। 46 में क्या था? पोषाहार। 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति, जो कमजोर वर्ग हैं, वीकर सेक्शंस हैं, उनको बढ़ावा देना, उनकी शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। और आर्टिकल 47 में क्या था? लोगों का जीवन स्तर को सुधारना, है ना, उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कमजोर वर्ग के लिए व्यवस्था, कमजोर वर्गों के लिए व्यवस्था। और 47 में आ जाएगा स्वास्थ्य देखभाल, जीवन स्तर बढ़ावा देना। और 48 का हमने देखा है, ये पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन। और गोवध निषेध। नेक्स्ट हमारा तीसरा है, तीसरे प्रकार का उदार बौद्धिक या पश्चिमी विचारधारा से प्रेरित निदेशक तत्व। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादी विचारधारा से, उदारवाद की विचारधारा से संबंधित हैं। जैसे आर्टिकल 44, 45, 48 भी इसमें आ जाता है, 48A भी इसमें आ जाता है, क्योंकि कृषि और 48A में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, है ना, स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। और आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित आर्टिकल 51 बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित। ठीक है, तो ये रहा मौलिक जो नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण था। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन वह परस्पर विरोधी ना होकर एक दूसरे के परस्पर पूरक है। ठीक है,
मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व जो हैं एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। ये आपस में विरोधी नहीं है, इनमें टकराव नहीं हो सकता है, और क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि टकराव की स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ यहाँ पर निर्देश दिए हैं वो क्या है वो भी हम देखेंगे। मौलिक अधिकार मूलतः राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि डीपीएसपीज नीति निदेशक तत्व क्या करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार तथा डीपीएसपी दोनों व्यक्ति के अधिकार ही हैं, उनमें केवल अवस्था का अंतर है। फंडामेंटल राइट वे अधिकार हैं जो हमें प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन डीपीएसपी वो हैं जो हमें भविष्य में प्राप्त होंगे। ठीक है, जो हमें भविष्य में प्राप्त होंगे। तीसरा यहाँ पर है मौलिक अधिकार तथा डीपीएसपी दोनों में भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है। ठीक है, दोनों में संविधान का दर्शन पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इनका था मौलिक अधिकारों का और डीपीएसपी का आपस में संबंध क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने इन दोनों को संविधान का क्रोड और अंत्यकरण कहा है। ठीक है, तो कोर एंड कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन दोनों को किसने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने और क्या कहा था, अभी हमने पीछे देखा था, एक ऐसा चेक इनको नीति निदेशक तत्वों को बता दिया था जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व में किसे वरीयता प्राप्त है। ठीक है, किसे वरीयता प्राप्त है। अब बात रही वरीयता की, अगर कहीं पर टकराव हो जाए तो किसे वरीयता प्राप्त है। चंपकम दोराई राजन केस 1951 में यह कहा न्यायालय ने, मौलिक अधिकारों को निदेशक तत्वों पर वरीयता प्राप्त है। ठीक है, सीधे सीधे न्यायालय ने यह कह दिया कि मौलिक अधिकार निदेशक तत्वों के ऊपर है। नेक्स्ट मामला आया केरल शिक्षा विधेयक केस 1959 का। 1959 में आया है केरल शिक्षा विधेयक केस। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, वहां पर यह कह दिया गया कि एक दूसरे के पूरक है। तीसरा केस आया इसके अंतर्गत, अच्छा इसी के अंतर्गत क्या कहा, कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया, समरस अर्थान्वयन का या रचनात्मक समायोजन का सिद्धांत। अर्थात कोर्ट ने यह कह दिया कि एक दूसरे के समन्वयकारी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यहां पर आया। तीसरा, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे से टकराए नहीं। ठीक है, ये बात सेकंड में ही केरल शिक्षा विधेयक मामले में न्यायालय ने कही थी। लेकिन 25वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1971 में क्या किया, विधायिका ने आर्टिकल 31C जोड़ा। ठीक है, 31C जोड़ा और 39B और 39C को आर्टिकल 14, 19 और 31, ठीक है, इन पर क्या दिया, वरीयता दी। वरीयता इन पर आर्टिकल 39B एंड 39C को, 39B एंड 39C को किस पर वरीयता दे दी है, आर्टिकल 14, 19 और 31 पर। ठीक है, अब वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं कि वर्तमान स्थिति आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। एक बात तो यह है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों ही राज्य के विकास में, राज्य की प्रणाली, राज्य का संचालन चलाने में, एक बेहतर व्यवस्था बनाए रखने में ये दोनों ही आवश्यक हैं। फंडामेंटल राइट्स राज्यों के नागरिकों के राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं, और डीपीएसपी जो हैं वो क्या हैं, राज्य के लिए निदेश हैं। और दूसरी चीज ये है कि 39B एंड 39C के निदेशक तत्वों को 14, 19 के मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। जो वर्तमान स्थिति है वह यह है कि 14, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, इन दोनों पर 39B और 39C के जो निदेशक तत्व हैं उनको वरीयता दी गई है। ठीक है, 39B और 39C पर। तीसरा है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच का संतुलन संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, न्यायालय ने यह भी कह दिया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके बीच का जो संतुलन है, ठीक है, वो संविधान का मूल ढांचा है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिक स्ट्रक्चर।
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये व्यवस्था न्यायालय ने कब दी थी? तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट मामले का जिक्र किया है कई बार। केशवानंद भारती मामला 1973 में न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा दी थी और ये कहा था कि हम समय समय पर आवश्यकता अनुसार बताएंगे कि क्या मतलब राज्य के लिए क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान में। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी जो है थ्योरी क्लास। आगे काफी सारे प्रश्न भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्नों की आज प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद अगली क्लास में हम आगे के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। डीपीएसपीज, ठीक है, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में हमने कहां से कहां तक देखा? आर्टिकल 35 से 51 तक देखा। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, प्रवर्तनीय नहीं है। 3 संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कितने 6 तत्वों को जोड़ा गया है। 3 संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 6 तत्वों को जोड़ा गया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो 42वां संवैधानिक संशोधन है, एक 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है और एक यहाँ पर कौन सा है? 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। 42वां कब हुआ? 1976 में हुआ। 44वां कब हुआ? 1978 में। और 97वां 2011 में हुआ है। ठीक है, 42वें द्वारा कौन कौन सा जोड़ा गया था? आर्टिकल 39F जोड़ा गया था। ठीक है, 33A जोड़ा गया था, 48A जोड़ा गया था और यहाँ पर 38(2) जोड़ा गया था। ठीक है, 1978 में कौन सा शामिल किया गया था? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 43 41A यहाँ पर शामिल किया गया था और 97 में 43B यहाँ पर शामिल किया गया था जो कि सहकारी समितियों से संबंधित था। ठीक है, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 39A, 43A, 48A एंड 39F और 44th द्वारा 38(2) को शामिल किया गया था यहाँ पे और 97 के द्वारा 43B को यहाँ पर जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से ये राज्य के नीति के निदेशक तत्व हैं जो राज्य के लिए लोक कल्याणकारी व्यवस्था बनाने में सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम इसके प्रश्नों को जो है काफी सारे प्रश्न लेकर आए थे हम आज हो नहीं पाए क्योंकि समय काफी हो चुका है। थ्योरी क्लास हमारी बहुत अच्छी बेहतर हो चुकी है। अब कल हम यहाँ पर करेंगे अपने प्रश्नों की प्रैक्टिस। तो तब तक के लिए आप अपना अध्ययन अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।